अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन है एंड एज प्रॉमिस्ड द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार we'll be attempting some of the questions from those areas and I will be walking you through the detailed steps जो शायद स्लाइड्स के थ्रू आप लोगों को बहुत डिटेल में ना समझ आए हों। हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लाइट बोर्ड को यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चंस को कवर कर लें डिटेल में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पहले वाला ही प्रोसीजर, प्लीज कीप सेंडिंग इन योर क्वेश्चंस इन द चैट एंड आई विल आंसर देम साथ साथ. So what we're going to do is I have a couple of questions prepared from the topics that we've covered. हम लोग आसान से मुश्किल वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी के सवाल अटेम्प्ट करते रहेंगे. आप लोग अपना फीडबैक अपने क्वेश्चन साथ साथ भी रेज कर सकते हैं एंड आई विल बी टेकिंग दोज. ठीक है, सो आई कॉल दिस चैलेंजिंग योर सेल्फ बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, अब हम अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं टू सी रियली अंडरस्टैंड कि हमने कितना एब्जॉर्ब किया है और कितना हमें मजीद अभी करने की ज़रूरत है. लेट्स सी. पहला क्वेश्चन. Let's have a look at the question. Ali bought blue and red marbles in the ratio 1:2. The shopkeeper gave him 2 extra marbles free of cost, making the ratio of blue to red marbles 3:4. Find the number of red marbles originally bought. ठीक है, सो ये हमारे पास वो वाला केस है जहाँ पे चेंज ऑफ रेशियो हो रहा है. कल हम लोगों ने रेशियो टॉपिक कवर किया था, उसकी टाइप नंबर 3 या टाइप नंबर 4 थी व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ रेशियो. सो हमारे पास, अगर आप दोबारा से एक दफ़ा स्लाइड पे क्वेश्चन को गो थ्रू करें, हमारे पास ब्लू एंड रेड मार्बल्स हैं इन अ सर्टेन रेशियो और फिर वो रेशियो चेंज हो गया है बिकॉज आपके पास 2 एक्स्ट्रा ब्लू मार्बल्स आ गए हैं. ठीक है, सो हमने क्या सीखा था कि वेन एवर वी सी अ रेशियो क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ब्लू और रेड मार्बल 1:2. But what was the first step that we always have to do? The first step is to convert a ratio to an actual number. So हम यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं 1x और 2x. ये हमारी बन गई इनिशियल सिचुएशन. अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1x ब्लू है और 2x रेड है. अब वापस स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं चेंज क्या हुआ. चेंज ये हुआ था, एज यू विल सी ऑन द स्लाइड शॉर्टली, कि आपके जो ब्लू मार्बल्स हैं वो 2 एक्स्ट्रा आ गए थे. ठीक है, सो द कंपनी, द शॉपकीपर डिलीवर्ड 2 ब्लू मार्बल्स एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट और उससे आपका रेशियो चेंज हो गया. अच्छा, अब वापस आ जाते हैं बोर्ड पे. ब्लू पे आप देखें, अगर x आने चाहिए थे तो अब आपके पास आ चुके हैं x+2. रेड तो आपके पास उतने ही आए हैं. ठीक है, सो दिस इज दी विद द डबल एरो आई एम शोइंग यू द फाइनल सिचुएशन. अब क्या हो गया है? सो अब आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स जो हैं वो दैट इज x+2. एक्चुअल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स जो आए हैं दैट इज 2x. और अब आपको इसका रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है. सो x+2/2x. दिस इज गिविंग यू द रिवाइज्ड रेशियो जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपके पास गिवन है 3/4. ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व फॉर x. हम x के लिए किस तरह सॉल्व करेंगे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ये बन गया 4x+8 इज इक्वल टू 6x. 4x को उधर ले गए, 2x रह गया, 8x इज इक्वल टू 4. सो अब हमारे पास x आ गया है. वी आर इन अ पोजिशन टू फाइंड एनी थिंग दैट द क्वेश्चन वॉन्ट्स अस टू फाइंड. अब क्वेश्चन स्टेटमेंट पे वापस जाके हम स्लाइड पे देखेंगे क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था. फाइंड द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स दैट वर ओरिजिनली बॉट. सो रेड मार्बल्स हमने अपने इन टर्म्स ऑफ x निकाले हुए हैं 2x, ये जो लिखा हुआ है. तो 2x हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, x की वैल्यू हमने 4 निकाल ली है. सो 2 टाइम्स 4, द आंसर इज 8. ठीक है, दिस इज हाउ वी आर डीलिंग विद अ चेंज ऑफ रेशियो क्वेश्चन. कोई इनिशियल सिचुएशन थी, कोई फाइनल सिचुएशन थी, हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, हमने जो भी सर्कमस्टांसेस चेंज हुए थे उसके लिहाज से अपनी इक्वेशन को अडेप्ट किया, एक सिंपल सा रेशियो बना लिया, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में 3/4 गिवन थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू निकाल ली. Once we have the value of x, we are in a position to find anything that we want to find. ठीक है जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्लाइड. ये तो बहुत सिंपल है, इसके लिए तो शायद हमें बहुत ज़्यादा कोई लंबी वर्किंग भी नहीं करनी बिकॉज हमने एक शॉर्टकट सीख लिया हुआ है. मिस्टर ए वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 5 hours एंड मिस्टर बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 2 hours. सो अब देखते हैं
कि इनका कंबाइंड टाइम क्या होगा। सो अगर आप अब बोर्ड पे ध्यान दें, सो यू कैन सी दैट द कंबाइंड टाइम दैट दे विल टेक is product divided by sum. Nothing complicated here. So 10 by 7. If it's a non-calculator portion test, तो आमतौर पे आप आंसर चॉइसेस को भी फ्रैक्शन में ही देख रहे होंगे. So nothing complicated in it. Very very simple question and solvable in less than 15 seconds, 20 seconds. ठीक है, चले. अब चलते हैं slightly different kind of question की तरफ जो शायद पहले हमने नहीं देखा. इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं. Take a few seconds to read the question. A special cereal mixture contains rice, wheat and corn in the ratio 2:3:5. ठीक है, आपके पास 3 रेशियो हैं. क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ें. क्या 3 चीजें हैं आपके पास? राइस है, व्हीट है, कॉर्न है और उसका रेशियो भी आपको गिवन है 2:3:5. अच्छा, अब हम आ जाते हैं बोर्ड पे. अब आप देखें मैंने क्या किया है. सिंपल जो मुझे 3 क्वांटिटीज गिवन थी, राइस, व्हीट एंड कॉर्न, मैंने उसकी रेशियोज लिख दी है 2:3:5. ठीक है. अब आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ एंड आई एम डूइंग इट अगेन एंड अगेन जस्ट सो कि आपकी भी एक इंट्यूशन डेवलप हो जाए. व्हेन एवर यू सी अ रेशियो क्वेश्चन, ऐड एक्स, ऐड एक्स. अब क्या हुआ है? आई एम सेइंग दैट देयर आर 2x राइस, there are 3x wheat and there are 5x corn की quantities and proportions in the situation that we have. अब let's come back to the slide and see कि उन्होंने हमसे सवाल में पूछा क्या हुआ था. हमने अपना पहला काम तो कर दिया. अब देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है. क्वेश्चन स्टेटमेंट हमसे ये पूछ रही है हाउ मच. अच्छा, उसने कहा है इफ अ बैग ऑफ मिक्सचर कंटेन्स 3 pound ऑफ राइस. सो राइस हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लिया है. राइस इन टर्म्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया है? 2x. ठीक है, 2x हमारे पास राइस है इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 3 है. तो 2x इज इक्वल टू 3 आ गया. ठीक है, तो यहां से हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे. x आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2 और इन अदर वर्ड्स 1.5. अब अगेन once we get this value of x, we are in a position to solve for anything in this question. और क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा हुआ था the amount of corn, जो कि हमारे पास in terms of x क्या है ऑलरेडी अवेलेबल? 5x. अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है which is 1.5. तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से and we will get to 7.5 which is the grams या पोर्शन जो भी क्वेश्चन के अंदर यूनिट गिवन है ऑफ कॉर्न इन द मिक्सचर. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ एक दफा से हम फिर से समराइज कर लें. लेट्स स्टे ऑन द बोर्ड टू सी, साथ साथ वर्किंग देख लेते हैं. क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा गया कि कोई एक मिक्सचर है, उसके अंदर राइस, व्हीट एंड कॉर्न है. राइस, व्हीट एंड कॉर्न से वो बना है. राइस के 2 पार्ट्स हैं, कॉर्न के 3 पार्ट्स हैं एंड व्हीट के 3 पार्ट्स हैं एंड कॉर्न के 5 पार्ट्स हैं. हमने क्या किया? हमने रेशियो लिख दिए 2, 3 एंड 5. बिल्कुल सही. अब क्या हुआ? उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी दैट द एक्चुअल पोर्शन और द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ राइस इन द मिक्सचर इज 3. सो हमने क्या किया? हमने कहा कि इन टर्म्स ऑफ एक्स वी हैड 2x एंड द एक्चुअल वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन वाज 3. सो हमने इक्वेशन में उसको उसके इक्वल सेट कर दिया, 2x इज इक्वल टू 3 रख दिया. यहां से हमने सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1.5. नाउ क्वेश्चन ने हमसे कहा था व्हाट इज द पोर्शन ऑफ कॉर्न. तो कॉर्न का पोर्शन मुझे इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप से यहां से पता चल गया, कॉर्न का पोर्शन 5x था. तो मैंने क्या किया? मैंने सिंपली 5x रखा, x की वैल्यू प्लग इन की, 7.5 निकाल लिया. इस क्वेश्चन को फर्क तरीके से देख लेते हैं और देखते हैं कि द पावर ऑफ फाइंडिंग x क्या है. अगर वो आपसे पूछता व्हाट इज द डिफरेंस इन पोर्शन ऑफ कॉर्न एंड व्हीट, ठीक है, कॉर्न और व्हीट का डिफरेंस पूछ लेता. दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन राइट नाउ बट आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग इट टू गिव यू एन आइडिया कि और किस तरह से पूछा जा सकता है टू मेक इट स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. अब वो उसने हमसे पूछ लिया कि जी मुझे डिफरेंस बिटवीन कॉर्न एंड व्हीट चाहिए, लेट्स से. ठीक है, अब मुझे क्या पता है? कॉर्न मेरे पास 5x अवेलेबल था, मैंने 5x लिख दिया. व्हीट मेरे पास 3x अवेलेबल था, मैंने 3x लिख दिया.
मैंने x की टर्म्स में सिंपली सॉल्व कर लिया, 5x माइनस 3x इज नथिंग बट 2x। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैंने डाल दी 1.5, 2 into 1.53, so I can simply in a matter of a few seconds say कि जी कॉर्न और wheat का डिफरेंस इज 3 पार्ट्स। अगर वो मेरे से पूछता व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पार्ट्स, तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। सम ऑफ ऑल पार्ट्स कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं। आप ऐड करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x, 2x प्लस 3x प्लस 5x 10x बन जाता है। x की वैल्यू हमने 1.5 निकाली हुई है, सो इन टोटल आपके 15 parts है, 15 grams है, whatever the unit in the question is. ठीक है, so anything under the sun in this question you can easily find it if you know the value of x. So do not underestimate it कि हम क्यों x निकालते हैं। Let's move on to the next question. Slide पे। अच्छा, ये भी थोड़ा different है। A works twice as fast as B and thrice as fast as C. ठीक है, so इस question को हम देखते हैं और पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। हमसे ये पूछा गया है इफ सी कैन डू अ जॉब इन 12 आवर्स, सी 12 घंटे में काम कर लेता है, व्हाट पार्ट ऑफ द जॉब कैन बी डू इन 6 आवर्स। सो लेट्स टेक अ फ्यू सेकंड्स टू अब्सॉर्ब द इंफॉर्मेशन। लुकिंग एट द स्लाइड, हमें पता है 3 लोग हैं, ए बी सी। ए की स्पीड जो है दैट इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड थ्राइस एज फास्ट एज सी। अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो ए जो है वो 2 गुना तेज है बी से और 3 गुना तेज है सी से। अब स्पीड फास्टर होने का क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ टाइम उतना कम लगेगा। सो लेट्स से कि अगर बी को कोई भी काम करने के लिए 10 आवर्स लगते हैं एंड ए इज ट्वाइस एज फास्ट, तो ए को आधा टाइम लगेगा। ठीक है, सो ए को 5 आवर्स लगेंगे, टाइम का यूनिट है तो कम करेंगे। सो अब हमें ये अभी हम इधर बोर्ड पे देखते हैं मैं किस तरह से इसको सॉल्व करता होता हूँ। ए बी सी लिख दिया, अभी रेशियो करना है नहीं करना आई डोंट नो, मैंने बस इधर ए बी सी लिख दिया। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि दिस ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड थ्राइस एज फास्ट एज सी। अब जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, लेट्स फर्स्ट ट्राई एंड राइट दैट डाउन। सो सी जो है वो 12 आवर्स में करता है। अब अगर ए और सी का रिलेशनशिप हमें क्या पता था, ए और सी का हमें रिलेशनशिप पता था कि ए इज 3 टाइम्स फास्टर। अगर कोई चीज 3 टाइम्स फास्टर है तो उसका अमाउंट ऑफ टाइम 3 टाइम्स लेस होगा। ठीक है, इसको स्पीड और टाइम को उससे कंफ्यूज नहीं करना। सो 3 टाइम्स ए इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज सी। तो अगर सी को 12 आवर्स लगते हैं तो बी को 12 डिवाइडेड बाय 3 4 आवर्स लगेंगे। ठीक है, अब मैंने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल लिया, मैं चाहता हूं मैं सारों के टाइम निकाल लूं। ठीक है, सो अगर ए का एक्सक्यूज मी, ए का 4 आ गया है, बी का क्या होगा, वी वांट टू फाइंड दैट। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ही पता है कि ए 4 आवर्स लेता है एंड ए इज एक्चुअली ट्वाइस एज फास्ट एज बी। सो अब आप इसको किसी भी नॉर्मल सिचुएशन पे लगा लें। मैं कहता हूं कि जी मैं कोई काम करता हूं 5 आवर्स में या 6 आवर्स में, आई टेक 6 आवर्स टू कंप्लीट अ टास्क, माय फ्रेंड इज ट्वाइस एज फास्ट एज मी, तो वो कितनी देर में करता है, वो मेरे से आधे टाइम में करता है, 3 आवर्स में करता है। उसी तरह अगर ए तेज वाला बंदा है, ए कंप्लीट्स द टास्क इन 4 आवर्स और बी स्लो वाला है, तो वो उसे डबल टाइम लेगा, क्योंकि अगर ये इससे ट्वाइस एज फास्ट है तो ये उससे ट्वाइस एज स्लो है। सो अब मेरे पास तीनों के टाइम आ गए, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया। अब लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन एंड सी के उसने हमसे पूछा क्या हुआ था। ठीक है, इफ सी कैन डू अ जॉब इन 12 आवर्स, व्हाट पार्ट ऑफ द जॉब कैन बी डू इन 6 आवर्स। ठीक है, सो अब इधर वापस आ जाते हैं बोर्ड पे। अब उसने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी है रिलेटेड टू बी। सही है, सो दिस इज रिलेटेड टू बी। हमें ये पता है कि बी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रही है फिर से, यहाँ पे है नंबर ऑफ आवर्स और यहाँ पे है पार्ट ऑफ वर्क डन। ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज उसने मेरे से इंफॉर्मेशन पूछी ही ये है, उसने मेरे से पूछा ही ये है कि कितने पार्ट ऑफ द वर्क डन हो जाएगा। सो 8 आवर्स के अंदर बी जो है वो कंप्लीट पार्ट कंप्लीट करता है। ठीक है, पूरा एक हिस्सा या 100% ऑफ द जॉब इज कंप्लीटेड इन 8 आवर्स। सो उन्होंने पूछा 6 आवर्स में कितना कर लेगा, मैं अननोन ले लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 इज इक्वल टू 8x, x की वैल्यू आ गई 3/4।
So coming back to the slide, I can say safely that B will complete 3/4 of the task in 6 hours. ठीक है, अब आप नोटिस करें सवाल सिंपल सा था, लेकिन उसने आपको कंफ्यूज करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पहले उसने सिंपल वर्ड्स को चेंज करके कह दिया कि ट्वाइस एज फास्ट, थ्राइस एज फास्ट, वहां पे आपने और एक का टाइम दे दिया, आपने बाकियों के उस तरह से निकाल लिए। फिर उसने ट्रिक आपको क्या किया, इंफॉर्मेशन ए और सी की दी हुई थी और आपसे मांगा बी का, बी से रिलेटेड कुछ मांगा हुआ था। सो ऑलवेज कम बैक टू द क्वेश्चन, जैसे हम अभी कर रहे हैं ना, बोर्ड पे जाते हैं, फिर स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं कि पूछा क्या हुआ था। इसी तरह ऑन द टेस्ट डे व्हेन यू आर वर्किंग थ्रू अ क्वेश्चन एंड यू सॉल्व्ड अ फ्यू स्टेप्स, मेक श्योर यू कम बैक टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड सी कि उसने मांगा क्या हुआ है। अक्सर आप नोटिस करेंगे जो आपको लग रहा होगा मेरे से मांगे है, उसके अलावा ही कुछ पूछा होता है, जस्ट टू ट्रिक यू एंड मेक श्योर दैट आपकी फोकस्ड रीडिंग हो रही है ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। हम ये क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को स्लाइड्स के थ्रू अटेम्प्ट कर लेंगे। पहले ये वाला एक सवाल देखते हैं। टेक अ फ्यू सेकंड्स टू रीड थ्रू द क्वेश्चन ऑन द स्लाइड। मिस्टर ए टेक्स 4 आवर्स टू ड्राइव फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। ठीक है, इसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्वेश्चन को बनाया सो दैट यू आर एबल टू रिलेट टू इट समहाउ एज वेल। ए को लगते हैं जी 4 घंटे टू गो फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। आफ्टर ड्राइविंग हाफ वे ही गिव्स द कार टू मिस्टर बी। आधा रास्ता उसने गाड़ी चलाई और फिर उसने गाड़ी किसी और को दे दी। एंड नाउ पर्सन बी हु इज ड्राइविंग द कार, ही वुड हैव यूजुअली या ही वुड हैव टेकन 6 आवर्स फॉर द इंटायर ट्रिप। अभी तो बी ने आधा रास्ता गाड़ी चलाई है, लेकिन अगर वो शुरू से लेकर एंड तक चलाता तो ही वुड हैव टेकन 6 आवर्स। हाउ लॉन्ग इज द जर्नी इन दिस केस? ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग माई पेन डाउन बिकॉज आई वॉन्ट टू सॉल्व इट वर्बली विथ यू गाइज। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने फॉर्मूलाज को, शॉर्टकट्स को यूज करना है लेकिन मिस यूज नहीं करना। ठीक है, आई विल कम हियर सो यू आर एबल टू सी मी बेटर। हमने फॉर्मूलाज को मिस यूज नहीं करना। हमने अगर कंबाइंड वर्क का फॉर्मूला देखा है तो थोड़ी लॉजिकल सेंस भी लगानी है। कि लॉजिकल सेंस क्या है, हमने कंबाइंड वर्क का फॉर्मूला तब यूज करना है व्हेन इट इज पॉसिबल दैट टू पीपल कैन डू अ सर्टेन टास्क एट द सेम टाइम। अब अगर लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे पे आप गाड़ी चला के जा रहे हैं तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि ए और बी मिलके गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी तो एट अ टाइम एक ही बंदा चलाता है। सो दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन टू मेक श्योर दैट यू डोंट यूज द फॉर्मूला प्रोडक्ट ओवर सम हेयर, बिकॉज इट वोंट मेक सेंस। दो लोग इकट्ठे तो एक गाड़ी चला नहीं सकते। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, देखते हैं इसको वर्बली कैसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ए को जी लगते हैं 4 आवर्स टू ड्राइव फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद आफ्टर ड्राइविंग हाफ वे उसने चला लिया, तो इसका मतलब है वो कितनी देर चला चुका है, वो तकरीबन तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली 2 आवर्स चला चुका है। ठीक है, सो हाफ वे में उसने 2 आवर्स गाड़ी चला ली है। अब उसने गाड़ी दे दी है किसी और को, मिस्टर बी को। मिस्टर बी 6 आवर्स लेता था पूरी गाड़ी लाहौर से इस्लामाबाद चलाने के लिए, लेकिन उनको, मिस्टर बी को, ही डजंट नीड टू ड्राइव ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, ही ओनली हैज टू ड्राइव हाफ वे। तो अगर उसको वैसे 6 आवर्स लगते हैं तो इन दिस केस ही विल ओनली टेक 3 आवर्स। एंड नाउ कमिंग बैक टू द बोर्ड, हियर वी कैन क्लियरली सी कि मिस्टर ए को जहां पे 2 आवर्स लगे आधा रास्ता चलाने के लिए एंड बी को 3 आवर्स लगे, ये वाले पार्ट पे हैं हम। ठीक है, सो ए ने आधा रास्ता चलाया 2 आवर्स, बी ने आधा रास्ता चलाया 3 आवर्स, टोटल टाइम क्या आ गया 5 आवर्स। नो नीड टू यूज प्रोडक्ट ओवर सम, no need to use product over difference. So make sure you avoid getting in this trap of trying to use shortcuts all the time. ठीक है, सो इसको एब्जॉर्ब करें। आई बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर हम एक दो सवालों को स्लाइड्स के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। आई हैव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हियर एंड देन वी विल कम बैक टू द बोर्ड एज वेल इन अ कपल ऑफ मिनट्स। ठीक है, आप काइंडली उतनी देर बोर्ड को प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ओके, ये क्वेश्चन आ गया जी रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी चीजें। टू कार्स ए एंड बी moving on the same road and approaching each other are moving on the same road and approaching each other। ठीक है, सो एक गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी उसके सामने से आ रही है। कार A is moving at a constant speed of 50 miles per hour and car B is moving at a constant speed of 40 miles per hour। ठीक है, at a certain point in time the two cars are 180 miles apart. After how many hours will they pass each other?
ठीक है। सो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, हो क्या रहा है सिचुएशन में, दो गाड़ियां जो एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एक की स्पीड 50 है जो कि ए है, बी की स्पीड 40 है। आपने निकालना क्या है? आपने निकालना ये है कि अगर इनिशियली वो 180 मीटर्स अपार्ट है तो कितनी देर बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने एक कह लें नंबर लाइन सी बना ली, एक सीधी लाइन बना ली जहां पे हमने कह दिया कि ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 180 है। अब लेट्स अज्यूम कि जहां पे वो जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं उस पॉइंट को मैं कह देता हूं x माइल्स अवे फ्रॉम बी। ठीक है। सो अगर आप स्लाइड पे नोटिस करें, ये जहां पे दोनों एरोज मर्ज कर रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है। सो डिस्टेंस b से कितना है? b से x माइल्स है। a से कितना डिस्टेंस हो गया? a से 180 माइनस x हो गया, बिकॉज टोटल डिस्टेंस 180 था। अच्छा, अब मैंने यहां तक तो निकाल लिया, मुझे पता चल गया a एंड b आर 180 माइल्स अपार्ट। जहां पे वो मिल रहे हैं वो डिस्टेंस b से x माइल्स दूर है और a से 180 माइनस x माइल्स दूर है। लेकिन मैं टाइम कैसे निकालूं? दैट्स द प्रॉब्लम। हमने टाइम का फॉर्मूला देखा था। टाइम का फॉर्मूला पिछले सेशन में जो हमने डिस्कस भी किया था, दैट वाज डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो दैट इज आल्सो अ प्री रिक्विजिट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। अब सोचें कि हम टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलें पहले ए के लिए करते हैं। ए को कितना टाइम लगेगा? 180 माइनस एक्स जो उसका डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ ए विच इज 50। ठीक है। सो इफ आई एम सॉल्विंग फॉर ए का अगर मैं टाइम निकाल रहा हूं तो ए की स्पीड लूंगा और ए का ही डिस्टेंस लूंगा। ए का डिस्टेंस आ गया 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इट्स स्पीड विच इज 50। अब इसी तरह मैं बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। बी का डिस्टेंस क्या है? बी का टाइम क्या है? बीज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बीज speed. B's distance is x and B's speed is 40. So x over 40. अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल क्यों रख दिया? दिस मतलब हैज टू मेक सम लॉजिकल सेंस। वो इसलिए रख दिया बिकॉज व्हेन द टू कार्स आर क्रॉसिंग ईच अदर तो ऑब्वियसली जो टाइम है वो कॉमन होगा। मतलब देयर विल बी अ सर्टेन टाइम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर एंड दैट टाइम विल बी कांस्टेंट फॉर बोथ। सो मैंने इक्वल रख दिया टाइम को। सो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, 180 माइनस एक्स ओवर 50 इज इक्वल टू एक्स ओवर 40। यहां से मैंने x के लिए सॉल्व किया और मुझे x मिल गया 80। कमिंग बैक टू आवर टेक्निक, इज 80 द आंसर? क्या हम 80 x निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? नो। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे पास ईच अदर। सो हमने नंबर ऑफ आवर्स किस तरह निकाले हैं, या तो वो x ओवर 40 है या वो 180 माइनस एक्स ओवर 50 है। सो आप किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू प्लग इन करते हैं। जाहिर है दूसरी वाली ज़्यादा आसान है। सो अगर मैं दूसरी वाली x ओवर 40 वाली में x को 80 प्लग इन कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 80 ओवर 40 विच इज 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 2। सही है। चले, ये हमारे पास डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड भी एक और एग्जांपल आ गई। लेट्स स्टे ऑन दिस स्लाइड फॉर अनदर 10 सेकेंड्स ताकि आप लोग एक दफा इसकी वर्किंग को फिर से समझ लें। आई विल गिव यू 10-15 सेकेंड्स टू अब्सॉर्ब द इंफॉर्मेशन। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप भेजते रहें प्लीज। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है जी, आप इसको एक दफा पढ़ें। आई विल आल्सो वॉक थ्रू द स्टेटमेंट विद यू, बट फर्स्ट अब आप उस स्टेज पे आ जाने चाहिए कि आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करें। सो ट्राई एंड डू दैट। टेक 10-15 seconds to note down the important information in this question. Okay, अब तक हो जाना चाहिए। Monica and Paul traveled the same distance from city A to city B. It took Monica 12 hours to travel this distance at an average speed of 50 miles per hour.
If Paul drove the distance at an average speed of 60 miles per hour, how many hours less take did it take him to travel from A to B? So let's work from the end to backwards. उसने हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टेटमेंट पे गौर करते हैं. How many hours less did it take him to travel from city A to city B? So सिंपल वर्ड्स में अभी मैंने पूरी क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी, मुझे याद भी नहीं है, बट मुझे क्या समझ आ रहा है कि वो मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि दो लोग थे, आई थिंक मोनिका एंड पॉल. उन दोनों ने अलग अलग टाइम में कोई सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है और वो कह रहे हैं कि उनके टाइम का डिफरेंस दो मुझे. सिंपल वर्ड्स में मैंने अपने लिए ट्रांसलेट कर लिया. दिस मतलब सेल्फ टॉक शुड बी गोइंग ऑन इन योर हेड ऑल द टाइम. जब आप क्वेश्चन पढ़े तो आपके माइंड को ऑटोमेटिकली आपके लिए सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट करना चाहिए. दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे एज वेल, बिल्डिंग इंट्यूशन. सो स्लाइड पे इसका सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले मोनिका की बात करते हैं, ठीक है. सो मोनिका की अगर हम बात करें, इसका सारा सोल्यूशन हमें स्लाइड पे बड़ी अच्छी तरह से मिल जाएगा. मोनिका की स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है. डिस्टेंस हमने निकालना है मोनिका के लिए. अब जो डिस्टेंस मोनिका के लिए ट्रू होगा वही डिस्टेंस हमारे पास पॉल के लिए भी होगा, ठीक है. सो हम पहले काम कर लेते हैं डिस्टेंस पे. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. हमारे पास मोनिका की स्पीड भी गिवन है, हमारे पास मोनिका का टाइम भी गिवन है. सो वहां से हमें पता चल जाता है कि जो अगर हम स्पीड की वैल्यू प्लग इन कर दें विच इज 50 एंड हम टाइम की वैल्यू प्लग इन कर दें विच इज 12, वहां से हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोनिका आ जाएगा विच इज 600, ठीक है. अब यही डिस्टेंस ट्रेवल किया है पॉल ने भी. अब पॉल के लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी? सेकंड सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूँ, थर्ड को. इफ पॉल ड्रोव द डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर. सो मेरे पास पॉल का डिस्टेंस आ गया विच इज द सेम डिस्टेंस एज मोनिका, और पॉल की स्पीड भी गिवन है. अब मैं पॉल का टाइम निकाल सकता हूँ. यस आई कैन. पॉल का टाइम कैसे निकलेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड. डिस्टेंस है 600 डिवाइडेड बाय उसकी जो स्पीड है 60, वहां से मेरे पास टाइम आ गया 10 आवर्स. अब मोनिका का टाइम तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था विच वाज 12 आवर्स, एंड पॉल का टाइम मेरे पास 10 आवर्स आ गया. इनका डिफरेंस मैंने ले लिया, वो आ गया 2 आवर्स, ठीक है. इसी क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे भी आपको करके बता देता हूँ. बोर्ड पे मैं पूरा सवाल नहीं सॉल्व कर रहा, मैं सिर्फ एक आपके लिए लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ. एंड ऑलवेज ट्राई एंड फॉलो दिस लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है. स्ट्रक्चर क्या है जी? स्ट्रक्चर ये है कि मैंने टाइम का डिफरेंस लेना है दो लोगों का, ठीक है. अब वो दो लोग कौन है? मोनिका's टाइम, मैं एम्स लिख रहा हूँ, एम्स टाइम एंड पॉल्स टाइम. इन दोनों के मैंने टाइम का डिफरेंस लेना है. अब ये तो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, इधर तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, लेकिन पॉल का टाइम मुझे निकालना पड़ा. सो अभी मैं सोच रहा था एंड ऑब्जेक्टिव वाज टू फाइंड द टाइम डिफरेंस. दो लोगों का टाइम डिफरेंस निकालना है, एक का टाइम ऑलरेडी है, दूसरे का टाइम समहाउ निकाल लूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड. सो पॉल का टाइम मैं निकालना चाह रहा था. ये सारी जो मैंने एफर्ट की, दिस वाज बेसिकली टू फाइंड द टाइम टेकन बाय पॉल. अब टाइम का मुझे पता था कैसे निकलता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है. अब डिस्टेंस मेरे पास नहीं था, स्पीड तो मेरे पास थी. सो डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला? डिस्टेंस मैंने निकाला विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वाज गिवन फॉर मोनिका. मोनिका का मेरे पास टाइम भी था, मोनिका की मेरे पास स्पीड भी थी, और मुझे ये भी पता था दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया. सो मैंने मोनिका की दी हुई इंफॉर्मेशन यूज करके आई फाउंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. दिस वाज द सेम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस दैट पॉल कवर्ड, एंड देन आई यूज्ड दिस वैल्यू ऑफ डिस्टेंस टू फाइंड द टाइम टेकन बाय पॉल. पॉल का भी टाइम आ गया, मोनिका का भी था, आई जस्ट सब्ट्रैक्टेड देम टू गेट टू द आंसर, ठीक है. फेयरली सिंपल. थोड़ी सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बट नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्लाइड. अच्छा जी, इसको भी पढ़ें, ये भी काफी सिंपल है, स्लाइड के थ्रू ही हो जाएगा, बल्कि वर्बली हो जाएगा. Two pumps A and B are needed to pump water out of a submerged area after heavy raining. Pump A working alone can pump the water out in 10 hours, while both pumps working together can pump the water out in 6 hours. How long will it take for pump B working alone to do the task, I would say, in simple words. अच्छा, let's come back. ठीक है.
अब क्या है, मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको एक बात कही थी। बात मैंने आपको ये कही थी, वो सिंपल से एसएटी में होता क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स को रादर कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंट किया जाता है एंड उससे हम घबरा जाते हैं, उससे हम डर जाते हैं, हमें लगता है बहुत मुश्किल सवाल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी जो मैंने आप लोगों के साथ सवाल पढ़ा है, आई डू नॉट रिकॉल एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उसने मुझे बताया कि 2 पंप्स है, एक का इंडिविजुअल टाइम गिवन था और दोनों का कंबाइंड गिवन था। अब मेरे माइंड ने ऑटोमैटिकली मुझे बता दिया, ठीक है, और ये एक्चुअल एसएटी क्वेश्चन है। अब वो पंप क्या कर रहा है, सबमर्ज हुआ है, किसी रिफाइनरी में है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिलीट दैट फ्रॉम योर माइंड। Train your mind not to absorb information that is irrelevant. I knew that the information was irrelevant because मुझे तो सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ये थी कितने टैंक्स हैं या कितनी पाइप्स हैं जो इनटू प्ले हैं और उनके इंडिविजुअल या कंबाइंड टाइम क्या है। सो अब आप वापस अगर स्लाइड पे आए, आप देखेंगे कि आपको एक का कंबाइंड टाइम गिवन, एक का इंडिविजुअल टाइम गिवन था और दोनों का कंबाइंड टाइम गिवन था। दोनों का जो आपको कंबाइंड टाइम गिवन था दैट वाज 6 आवर्स एंड इंडिविजुअल टाइम वाज 10 आवर्स। आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, सोचें, चैट में लिखें, प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस। सो आप प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस यूज करेंगे। 10 टाइम्स 6 is 60 and 10 minus 6 is 4. 60 over 4 makes 15 hours and that's your answer. ठीक है, चले, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे मिलता जुलता सवाल भी हमने सॉल्व किया है, बट रीड द क्वेश्चन एंड थिंक व्हाट द कैच इज हियर। इसी तरह का सवाल हमने जब फर्स्ट डे रेशियो क्वेश्चन पढ़ा था, रेशियो क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर था। दिस वन इज स्लाइटली डिफरेंट। क्या डिफरेंस है? बाय नाउ यू शुड अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द टेस्ट मेकर, वो किन किन चीजों पे कंफ्यूज करता है। अच्छा चलें, इसको बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। Let's come back to the board in a minute and let's use a different colored marker for this one. ठीक है जी। अच्छा, सो आपके पास सिचुएशन वही है, यू हैव 3 क्वांटिटीज, फूड है, एनिमल्स है, यहाँ पे क्या है, फिलहाल मैं कह देता हूँ टाइम है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन था, 200 पाउंड्स ऑफ फूड है विच कैन फीड 15 एनिमल्स फॉर 1 मंथ। ठीक है, मैं यहाँ पे फिलहाल 1 मंथ छोटा सा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब उसने आगे जाके क्या पूछा, उसने कहा फॉर हाउ मेनी वीक्स। अब यहाँ पे उसने मेरे से वीक्स में पूछ लिया, फॉर हाउ मेनी वीक्स विल 200 पाउंड्स ऑफ फूड लास्ट फॉर 8 एनिमल्स। ठीक है, मतलब हमारी ड्रिल रिमेन्स द सेम, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। सबसे पहले जितने ज्यादा फूड की क्वांटिटी होगी, उतने ज्यादा एनिमल खा लेंगे, उतने कम उतने ज्यादा खा लेंगे। सो हेयर वी से इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन, सो वी क्रॉस मल्टीप्लाई। जितने ज्यादा एनिमल्स होंगे खाना उतने कम दिन चलेगा, उतने ज्यादा दिन चलेगा। जितने ज्यादा एनिमल्स होंगे उतने कम दिन खाना चलेगा, उतने कम डेज खाना चलेगा। सो दिस इज इनवर्स रिलेशन एंड हेंस स्ट्रेट लाइन मल्टीप्लिकेशन। अब डिफरेंस यहाँ पे ये आ गया था कि एक यूनिट मंथ में था, एक वीक में था, और आपको आंसर चाहिए है वीक्स में। तो इसका एक तो तरीका ये है कि आप इसको सिंपलेस्ट यूनिट में ले जाएं, विच इज टाइम, विच इज डेज। आप 1 मंथ को 30 या 31 डेज कह दें, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने जो एमसीक्यूज दिए होंगे वो दूर दूर होंगे, सो थोड़ा राउंडिंग एरर होगा भी, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। आप डेज पे ले जाएं, इसको 30 डेज कर दें, इसको एक्स डेज कर दें। जब डेज आ जाएंगे यहाँ से, उसको 7 से डिवाइड कर दें, यू विल गेट टू नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फेयरली सिंपल। सिर्फ हमने करना क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई अलोंग द लाइन करना होता है। सो इसको मैं फिलहाल 30 डेज लिख देता हूँ, इसको एक्स डेज कर देता हूँ। सो 200 टाइम्स 8 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू, अब दूसरी लाइन पे आ जाता हूँ एंड मल्टीप्लाई अलोंग द लाइन करूंगा, 200 टाइम्स 15 टाइम्स 30। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे टू गेट टू द नंबर ऑफ डेज। ठीक है,
So this is a question that we had already seen, but the catch here was कि टाइम के यूनिट फर्क थे. So ये भी एक तरीका होता है एग्जामिनर का आपको कंफ्यूज करने के लिए. चले नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जी. Have a look at this question on the slide. 3x plus y is equal to 19 and x plus 3y is equal to 1. Find the value of 2x plus 2y. इसी इक्वेशन को ऑब्जर्व करते रहें जरा स्लाइड पे. सी कुछ ट्रेंड नजर आता है, कोई बात समझ आती है, ये क्या कहना चाह रहा है, क्या आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, थिंक अबाउट इट, क्या करना चाहिए. अच्छा, लेट्स कम बैक टू द बोर्ड. ठीक है, एक चीज ये है कि आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें. आपके पास दो इक्वेशंस हैं, लेट्स से इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन है इक्वेशन 2. आप इनको साइमल्टेनियसली चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालें और फिर जो उसने 2x प्लस 2y निकालने को कहा था वो निकाल लें. ठीक है, फेयर इनफ. बट इफ यू ऑब्जर्व द इक्वेशंस अगेन, मैं वो इक्वेशन यहीं पे लिख देता हूँ. पहली इक्वेशन थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 एंड दूसरी इक्वेशन थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1. अब मुझे कुछ इसमें ट्रेंड नजर आ रहा है. वो ट्रेंड ये है कि अगर मैं दोनों इक्वेशंस को मतलब सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा. सो इसको मैं कर देता हूं 3x 9y इज इक्वल टू 3. कुछ हुआ? नहीं हुआ. लेट्स कम बैक टू द इक्वेशन. हमने इक्वेशन यहां पे गलत नोट किया. स्लाइड दिखाइए प्लीज. हाँ, ये हमने इक्वेशन गलत नोट कर ली थी ना. सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 था एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 था. अब यहाँ पे हम ट्रेंड ये है कि हमें चाहिए था 2x प्लस 2y की वैल्यू. अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. जब आपके पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं, आप पहली चीज देखा करें, क्या मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कोई ट्रेंड आ सकता है या नहीं आ सकता. थिंक अबाउट इट. ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता तो मेरे पास एक ट्रेंड आ जाता. मेरे पास आ जाता 2x minus 2y is equal to 18 and this is actually what the question was asking. वो प्लस का टाइपो है. सो अगर हम वापस बोर्ड पे आए, बोर्ड पे ही हैं हम, 2x minus 2y अगर मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देता इज इक्वल टू 18 और ये मुझे डायरेक्टली उसी आंसर पे ले गया है which was required in the question. So all I'm trying to say here is कि जब आपको दो इक्वेशंस गिवन होती हैं, do not try and immediately start solving for x and y. Look at both the equations. सी के अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या आप आंसर पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं. सी दैट अगर आप दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो क्या आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हैं. इस केस में माइनस का अगर हम कर देते दोनों इक्वेशंस को तो वी वुड हैव रीच्ड द राइट आंसर. सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1. इस इक्वेशन को और इसको माइनस किया, 3x माइनस एक्स 2x आ गया, y माइनस 3y माइनस 2y आ गया. राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म थी 19 माइनस 1 18 और क्वेश्चन हमसे बेसिकली यही पूछना चाह रहा था कि 2x माइनस 2y क्या है. तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा. दिस वर्क्स इन मोस्ट केसेस ऑन दी एसएटी और ये शुरू वाले इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस में आता है, बट यू शुड बी आइडियली सेविंग योर टाइम हेयर. ठीक है, सो वी जस्ट हैव लाइक 2-3 मिनट्स लेफ्ट. अगर क्वेश्चन है तो प्लीज सेंड इट थ्रू एंड दिस इज टू माय टीम एज वेल. आप लोग मुझे क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दें. मीनवाइल आई विल जस्ट ट्राई एंड रैप अप. अच्छा, क्वेश्चन ही आ गया. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है जी. अच्छा, वो इस सवाल के अंदर पूछ रहे हैं, इफ आई कम बैक इफ आई एम ऑन, अच्छा आई एम ऑन द बोर्ड. वो ये पूछ रहे हैं कि जहाँ पे आपके पास अमाउंट ऑफ फूड था, नंबर ऑफ एनिमल्स थे और टाइम की क्वांटिटी थी. सो टाइम आपको गिवन था मंथ में और आपसे पूछा गया था वीक्स में. तो क्या हम डायरेक्टली मंथ को वीक्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, बिकॉज 1 मंथ के अंदर तकरीबन 4 वीक्स होते हैं. ये मैंने सवाल समझाते हुए भी क्लैरिफाई किया था कि जो आपके पास 4 आंसर चॉइसेस होंगी, दे विल बी फार अपार्ट. सो वो इस तरह के राउंडिंग एरर्स अगर आप कर भी देते हैं, सो अगर आप एस्टिमेट करके इसको 1 मंथ को 4 वीक्स लिख देते हैं और यहाँ पे एक्स रहने देते हैं तो आपके पास डायरेक्टली वीक में आंसर आ जाता. हो सकता है 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस आगे पीछे होता, बट दैट इज ओके बिकॉज आपके पास वैल्यूज किस तरह होंगी. फॉर एग्जाम्पल, पहली ऑप्शन हो सकती है 1.4, दूसरी ऑप्शन हो सकती है 3.7,
तीसरी ऑप्शन हो सकती है 8 पॉइंट समथिंग, चौथी ऑप्शन हो सकती है 10 पॉइंट समथिंग. सो द ऑप्शंस विल बी क्वाइट फार अपार्ट टू अकोमोडेट फॉर एनी राउंडिंग एरर्स दैट यू मे दैट यू आर अलाउड टू बेसिकली डू है. ठीक है, बिकॉज उस तरह तो ये भी नहीं पता अगर मैं उसको डेज में भी ले जाऊं, वेदर इट्स 30 डे मंथ और 31 डे मंथ और 28 डेज वाला फेब्रवरी. सो वो इतनी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है. बट आई थिंक गुड क्वेश्चन, क्लैरिफाई हो जाता है इससे काफी ज्यादा. ठीक है. I'll just take one more question and then I will wind up. And then in the upcoming sessions, जो आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, I'll note them down and I'll try to make them part of my deck, ताकि हम पढ़ते पढ़ते ही वो आप लोगों के questions भी answer कर लें. ठीक है जी. वो पूछ रहे हैं if you are ठीक है. अच्छा, पिछले क्वेश्चन के अंदर किसी को क्लैरिटी चाहिए थी. वो ये कह रहे थे 3x plus y is equal to 19 and x plus 3y is equal to 1. ये इक्वेशन है आपके पास अवेलेबल, दो इक्वेशंस. क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन ये हो रही थी कि वेदर 2x plus 2y पूछा हुआ है या 2x minus 2y पूछा हुआ है. What I clarified is that the question wanted you, and this was also an actual SAT question, the question wants you to find the value of 2x minus 2y, not 2x plus 2y. So 2x minus 2y हमने करना है. We are not changing the question. This is the actual SAT question where they want you to find 2x minus 2y. ठीक है, स्लाइड में हो सकता है टाइप हो गया. So you will subtract both equations and what you will get to is 2x minus 2y, which was the requirement of the question. So don't be confused. The message here is, the bottom line here is that when you're given two equations, don't jump into solving them by using elimination or substitution. उस तरह भी हो जाएगा, but at times it makes it much faster just to add or subtract two equations. And this is, by the way, glad that you asked, because this is also very true for three variable equation. So अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज आ जाए, 2x plus y plus 3z is equal to 8. दूसरी आपके पास इक्वेशन आ जाए x plus 2y plus z is equal to 5, और आपसे उसने वैल्यू पूछी हो x minus y plus 2z की. तो अब आप सोचते रह जाएंगे कि मैं पहले x, y और z को कैसे सॉल्व करूं. दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, सॉल्व ही नहीं हो सकता. लेकिन अगर हम इन दो इक्वेशंस को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2x माइनस एक्स मेरे पास x आ जाता, y माइनस 2y मेरे पास माइनस y आ जाता, 3z माइनस z मेरे पास प्लस 2z आ जाता, और मैं कांस्टेंट टर्म को भी माइनस कर देता 3. मैं इमीडिएटली अपने आंसर पे पहुंच जाता, विच इज 3. तो दैट्स द मैसेज है कि आप इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी यू कैन प्ले अराउंड इट. ठीक है, चलें. This is all for now. You now have in the next couple of minutes a practice session for English as well. Do ask questions and I will see you in the next session.